प्यारे दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल यूजीसी नेट साहित्य दर्पण में। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं कि हम यहाँ एनटीए नेट की तैयारी इस चैनल के माध्यम से कर रहे हैं। आज क्लास इतनी इंपॉर्टेंट होने वाली है कि मैं बता नहीं सकती। क्योंकि फ्रेंड्स, आज मैंने बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए हैं और ये आपको देखना है, ठीक है। आप मेरे बताने पर बिलीव मत कीजिए, आप इसको देखिए, पूरा क्लास पूरा देखिए। और इन प्रश्नों को आप मॉक टेस्ट के रूप में ले सकते हैं, लेकिन मैं आपको राइट आंसर इसका बताती जाऊंगी। तो चलते हैं अपने प्रश्नों की ओर फुल एक्सप्लेनेशन के साथ। हमारा जो पहला प्रश्न है वो है कि साहित्य का इतिहास जनता की चित्तवृत्ति का इतिहास है। यह कथन किसका है? तो यह कथन किसका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, इतिहास के प्रति भारतीय दृष्टिकोण किस प्रकार का रहा है? तो इसका राइट आंसर ए सही है, आदर्श मूलक एवं आध्यात्मवादी। अब हमारा अगला प्रश्न आता है कि हिंदी साहित्य की भूमिका के लेखक कौन है? तो इसका जो राइट आंसर है बी नंबर सही है कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं, जो कि हिंदी साहित्य की भूमिका के लेखक हैं। अब हमें फ्रेंड्स ये भी देखना है कि डॉक्टर नगेंद्र ने क्या लिखा है। तो डॉक्टर नगेंद्र लिखा है हिंदी साहित्य का इतिहास 1973 में। फिर राहुल कृत्यान ने क्या लिखा है? हिंदी का विधारा लिखा है 1944 में, 44 ईस्वी में। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने क्या लिखा है? इन्होंने लिखा है हिंदी साहित्य का अतीत दो भाग में, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, मैथिल कोकिल किस कवि को कहा जाता है? तो सी नंबर इसका ऑप्शन सही है, मैथिल कोकिल विद्यापति को कहा जाता है। निराला को क्या कहा गया है? निराला को महाप्राण, हिंदी का मुक्त छंद, हिंदी के मुक्त छंद का प्रवर्तक कहा गया है निराला को। निराला ने कवित्व को हिंदी का जातीय छंद कहा है, ठीक है। दिनकर को क्या कहा जाता है? तो दिनकर को समय का सूर्य और अधैर्य का कवि भी कहा जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। फ्रेंड्स, बताना चाहूंगी फ्रेंड, आज की क्लास आप प्लीज भले मैंने 50 क्वेश्चन ही लिए हैं, लेकिन ये सभी क्वेश्चन आपको 100 क्वेश्चन से भी ज्यादा बेटर आपको लगेंगे। आज यहाँ आप 100 से भी ज्यादा क्वेश्चन को समझ पाएंगे, ओके। क्योंकि मैं चारों ऑप्शनों को एक्सप्लेन करना चाहूंगी। जितना कुछ मतलब मुझे लग रहा है कि इनको मुझे एक्सप्लेन कर लेना चाहिए, तो हाँ हम देखते चलेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी रचना विद्यापति की है? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है डी सही है, सभी विद्यापति की हैं। पदावली की बात करूं तो मैथिली भाषा में है। पुरुष परीक्षा जो है वो संस्कृत भाषा में लिखा गया है। और कीर्तिलता की बात करूं तो ये अवहट्ट भाषा में लिखा गया है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, ढोला मारू दुहा किस कवि की रचना है? तो इसका राइट आंसर कुशल लाभ है। लेकिन मैं आपको कुछ बता दूं फ्रेंड्स कि ढोला मारूरा दुहा जो है वो 11वीं शती में रचित एक प्रसिद्ध प्रेम काव्य है। ढोला मारूरा दुहा मूलतः दोहा छंद में रचित था तथा जिसको 17वीं शताब्दी में कुशल राय, यहाँ पर कुशल लाभ लिखा है, कुशल राय नामक कवि ने कुछ चौपाइयां जोड़कर इसका विस्तार कर दिया। इसमें ढोला नामक राजकुमार और मारवाड़ी नामक राजकुमारी की प्रेम कथा का वर्णन है। और बता दूं कि इस काव्य का जो मूल कवि है वो कल्लोल है, ठीक है। इसके जो मूल कवि हैं कौन है? कल्लोल हैं। उम्मीद करती हूँ आप राइट समझ सके होंगे। इसका यहाँ पर राइट आंसर ढोला मारू रधुआ का डी है। जितना कुछ मैंने बताया प्लीज आप उससे अवगत रहिएगा। अगला प्रश्न है, इनमें से अशुद्ध कथन कौन सा है? हमें चुनना है कि अशुद्ध कथन का है कौन सा है। तो फ्रेंड्स बता दूं कि ये जो दो हैं तो ये तो अशुद्ध नहीं है, ये सही है कि पदावली की रचना विद्यापति ने की। अभिनव जयदेव मैथिल कोकिल कविशेखर विद्यापति की उपाधियां हैं, ये भी राइट है। चलते हैं नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है विद्यापति 16वीं सदी के कवि थे, ये गलत है, ओके। फिर ये भी सही है, विद्यापति के मित्र राजा शिव सिंह थे। तो सी नंबर जो ऑप्शन है वो हमारा क्या हो गया? राइट हो गया कि विद्यापति 16वीं सदी के कवि नहीं थी, है ना। 16वीं सदी के कवि हैं ऐसा दिया गया है, तो ये क्या है? रॉन्ग हो गया। हमें अशुद्ध कथन यहाँ पर चुनना था। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, आदिकाल को सर्वप्रथम वीरगाथा काल कहा है? तो किसने कहा है? आचार्य शुक्ल जी ने। अगला प्रश्न आता है, आचार्य शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास कब प्रकाशित हुआ? इसका राइट आंसर डी सही है, 1929 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन आदिकाल का कवि नहीं है? तो इसका जो राइट आंसर है आप अवगत ही है, बिहारी जी जो है वो आदिकाल के कवि नहीं है, बल्कि रीतकालीन कवि बिहारी माने गए हैं। ये तीनों ऑप्शन आदिकाल से रिलेटेड है। अगला प्रश्न आता है, पृथ्वीराज रासो के रचयिता कौन है? तो इसका जो राइट आंसर है वो चंद्रबरदाई है, पृथ्वीराज रासो के रचयिता। अब आपको पता है फ्रेंड्स कि जगनिक ने क्या लिखा है? जगनिक ने परमाल रासो लिखा है। नरपत नाल ने विशल देव रासो लिखा है, जो कि 1212 ईस्वी में प्रकाशित हुआ है।
चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है परमाल रासों को लोक में किस नाम से जाना जाता है? इसका करेक्ट ऑप्शन बी सही है, आधा खंड के नाम से। अगला प्रश्न देखते हैं, यहाँ पर हमें सही जोड़ी मिलान करने के लिए दिया गया है। तो हम देख लेते हैं कि बीसल देव रासो किसका है? नरपतनाल का। पृथ्वीराज रासो चंद्रवरदाई जी का। पदावली किसका है? विद्यापति का। और अमीर खुसरो का क्या है? खुसरो की पहेलियां। अब हम देख लेते हैं कि हमारा ए का 3 नंबर पे कहाँ पे मैच हो रहा है। तो फ्रेंड्स हमारा सी नंबर ऑप्शन राइट है। ओके, अगले अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। इसका करेक्ट ऑप्शन बताना चाहूंगी। इनमें से कौन से कवि इनमें से कवियों को हमें आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है? इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो डी नंबर सही है। पहले कौन आते हैं? प्रसाद जी आते हैं 1899। फिर निराला जी हैं, तो निराला जी प्रसाद जी 1889 में हैं। ओके फ्रेंड्स, 1889 के हैं ये प्रसाद जी, जयशंकर प्रसाद। निराला कब के हैं? 1899 के हैं। पंत जी 1900 ईस्वी के हैं और महादेवी वर्मा जी हैं 1907 ईस्वी की हैं। तो डी नंबर ऑप्शन हमारा राइट हो गया। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, इन रचनाओं को काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो इसका जो राइट आंसर है वो डी सही है। पहले आता है वीणा। वीणा का प्रकाशन वर्ष 1927 में हुआ है, ये पंत जी का है। कामायनी का प्रकाशन वर्ष 1935 में हुआ है, प्रसाद जी का है। तुलसीदास का प्रकाशन वर्ष 1938 में है, ये निराला जी की कृति है। और यामा जो है वो वर्मा जी की है, 1940 में प्रकाशित हुई है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्न रचनाओं को रचनाकारों के साथ हमें मिलान करना है। तो फ्रेंड्स आप सभी रचनाओं से अवगत हैं, इसका मिलान आप स्वयं कर सकते हैं क्योंकि कामायनी किसका है? प्रसाद जी का है। उर्वशी दिनकर जी का है। यामा महादेवी का है। और पल्लव किसका है? पंत का। तो हम देख लेते हैं ए का हमारा 2 नंबर कहाँ पर लग रहा है। तो यहाँ पर हमने देखा कि ए नंबर का जो ऑप्शन है 2 जगह पर है, एक यहाँ भी है, एक यहाँ भी है। तो हमें बड़े सूझ के साथ काम लेना है। फिर हम देखते हैं कि जो हमारा बी नंबर ऑप्शन है उर्वशी, वो 4 नंबर पे जा रहा है। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर बी नंबर का 4 हो रहा है, तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? ये बी नंबर होगा। ओके, अगला प्रश्न है, इनमें से छायावादी महाकाव्य कौन सा है? तो इस प्रश्न से आप अवगत हैं फ्रेंड्स, ये कामायनी जो है वो छायावादी महाकाव्य की श्रेणी में आता है। अगला प्रश्न आता है, साकेत के रचयिता का नाम बताइए। तो साकेत के रचयिता कौन है? महर्षि शरण गुप्त जी हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सी रचना आदिकाल की है? तो आदिकालीन जो रचना है वो परमाल रासो है। फिर पल्लव जो है वो छायावादी रचना की श्रेणी में आती है। असाध्य वीणा प्रयोगवादी प्रगतिवादी या प्रयोगवादी की श्रेणी में कह सकते हैं आप। इसको कंफर्म करके प्लीज कमेंट कीजिएगा। प्रेम वाटिका किसकी श्रेणी में आता है? प्लीज आप इस पर जरूर कमेंट कीजिए। इसको नहीं भी कर सकते तो कोई बात नहीं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, रीत मुक्त कवि कौन नहीं है? कौन है जो रीत मुक्त कवि नहीं है? तो इसका जो राइट आंसर है फ्रेंड्स बताना चाहूंगी, रीत मुक्त कवियों की श्रेणी में बिहारी जी। बिहारी जी कौन है? रीत सिद्ध कवियों की श्रेणी में आते हैं, जबकि ये तीनों ऑप्शन जो है वो रीत मुक्त कवियों की श्रेणी में आते हैं। अगला प्रश्न है, कौन सा कवि अष्टछाप का नहीं है? तो इसका जो राइट आंसर है वो ए सही है। तुलसीदास जी जो है वो अष्टछापी कवियों की श्रेणी में नहीं आती। अगला प्रश्न है, राम कथा पर आधारित केशव के महाकाव्य का नाम बताना है। तो ए नंबर ऑप्शन सही है, रामचंद्र का। अगला प्रश्न हमारा आता है, केशव को कठिन काव्य का प्रेत किसने कहा है? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है बी नंबर सही है, आचार्य शुक्ल ने केशव को कठिन काव्य का प्रेत कहा है। हमारा अगला प्रश्न दिया गया है, उर्वशी के रचयिता कौन है? तो इसका राइट आंसर सी सही है, दिनकर है उर्वशी के रचयिता। उर्वशी का जो प्रकाशन वर्ष है फ्रेंड्स 1961 में हुआ है और यह एक गीत नाट्य की श्रेणी में आता है। अगला प्रश्न है, रामचरितमानस कितने कांड में है? तो बी नंबर ऑप्शन सही है, 7 कांड में। नेक्स्ट प्रश्न है, राम कथा पर आधारित है, रामचरितमानस पर आधारित है राम कथा। रामचरितमानस मतलब किस पर आधारित है हमें यह बताना है। तो बी नंबर ऑप्शन सही है, राम कथा पर आधारित है। अगला प्रश्न है, तुलसी किस काल के कवि हैं? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो डी नंबर सही है, भक्तकालीन कवि तुलसी जी माने गए हैं। अगला प्रश्न आता है, कौन सा काल हिंदी का स्वर्ण युग कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर बी है, भक्तिकाल है जो हिंदी का स्वर्ण युग कहा जाता है। फिर आपको बताना है कि स्वर्ण युग किसने कहा है भक्तिकाल को? भक्तिकाल का स्वर्ण युग जो नाम है किसने रखा है? फिर आप फ्रेंड्स इसका देखिएगा कि आदिकाल को और क्या कहा गया है, रीतकाल को क्या क्या कहा गया है और आधुनिक काल को क्या क्या नामों से पुकारा गया है।
अगला प्रश्न है इनमें से रीति ग्रंथ नहीं है, तो इसका जो राइट आंसर फ्रेंड्स बताना चाहूंगी सतसई जो है डी नंबर ऑप्शन है वो रीति ग्रंथ श्रेणी में नहीं आता है। अगला प्रश्न है, सॉरी फ्रेंड्स, चलते हैं फ्रेंड्स अगले प्रश्नों की ओर। इनमें से रीत सिद्ध कवि कौन है, हमें रीत सिद्ध कवि हैं तो हमें बताना है कि जो बिहारी जी हैं वो रीत सिद्ध कवियों की श्रेणी में आते हैं। हमारा इसका जो डी नंबर ऑप्शन है वो सही है। ओके, प्रश्न दिया गया है कि इनमें से रीत सिद्ध कवि हैं, हमें यह बताना है कि कौन है जो रीत सिद्ध कवि हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा गलत है फ्रेंड्स, हाँ सॉरी नहीं करेक्ट है, रीत सिद्ध कवि हैं कौन, तो बिहारी जी हैं जो कि रीत सिद्ध कवियों की श्रेणी में आते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है भारतेंदु जी की रचना क्या कौन सी है, तो इसका सी नंबर ऑप्शन करेक्ट है, प्रेम सरोवर है। नेक्स्ट प्रश्न आता है कौन सा नाटक भारतेंदु का नहीं है, तो इसका राइट आंसर है अंधा युग, सी नंबर ऑप्शन सही है, भारतेंदु का नाटक नहीं है। अगला प्रश्न है कौन सा नाटक प्रसाद का है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है बता दूं डी नंबर ऑप्शन सही है, सभी जो है वो प्रसाद जी के ही नाटक हैं। ध्रुव स्वामी का जो प्रकाशन वर्ष है 1933 में हुआ है, राजश्री का 1915 में हुआ है और चंद्रगुप्त का 1931 में हुआ है। अगला प्रश्न है कौन सा काव्य ग्रंथ अग्जेय का है, तो इसका जो राइट आंसर है फ्रेंड्स वो डी नंबर सही है, सभी जो है वो अग्जेय के ही ग्रंथ हैं। अगला प्रश्न है इनमें से छायावादी कवि हैं, ऐसा बताना है कि कौन है जो छायावादी है, तो बता दूं यहाँ पर ऐसा होना चाहिए कि कौन है जो छायावादी कवि नहीं है, ऐसा प्रश्न होना चाहिए। क्योंकि यदि बात करूं तो ये भी छायावादी है, ये भी है और वर्मा जी भी हैं, लेकिन मैं बताना चाहूंगी बच्चन जी हैं वो जो छायावादी कवियों की श्रेणी में नहीं आते, ये प्रेम और मस्ती के कवि हैं, यानी व्यक्तिवादी कवियों की श्रेणी में आते हैं बच्चन जी। चलते हैं अगला प्रश्न देखते हैं, युग धारा किस कवि की रचना है, तो इसका जो राइट आंसर है वो नागार्जुन जी की है। और बता दूं कि युग धारा का जो प्रकाशन वर्ष है फ्रेंड्स 1953 में हुआ है। ओके, अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। अगला प्रश्न है कौन सी रचना निराला की है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है अनामिका है, अनामिका निराला की रचना है, 1923 में प्रकाशित हुई है। अगला प्रश्न है महादेवी को किस रचना का पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला, इसका करेक्ट ऑप्शन सी सही है, यामा कृति पर इन्हें पुरस्कार प्रकाशित हुआ और जो यामा का प्रकाशन वर्ष है वो 1940 ईस्वी है। अगला प्रश्न है कौन से कवि को सबसे पहले भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला, तो इसका जो राइट आंसर है बता दूं फ्रेंड्स बी नंबर सही है, दिनकर जी को। अगला प्रश्न है इनमें से किसे पद्म सम्मान नहीं मिला, तो इसका करेक्ट ऑप्शन सी सही है, प्रसाद जी को। अगला प्रश्न है इनमें से कौन छायावादी कवि नहीं है, तो दिनकर जी जो है वो छायावादी कवियों की श्रेणी में नहीं आते, जबकि ये तीनों छायावादी ही कवि हैं। दिनकर जी आते हैं राष्ट्रीय संस्कृत काव्यधारा की श्रेणी में। अगला प्रश्न है इनमें से समकालीन गीतकार हैं, बताना है कौन से कवि हैं जो समकालीन गीतकार कवियों की श्रेणी में आते हैं, तो इसका जो राइट आंसर है ए सही है, सोप कवि हैं, है ना। और निराला जी छायावादी कवियों की श्रेणी में आते हैं और वीरेंद्र मिश्र जो है वो नवगीत परंपरा की श्रेणी में आते हैं। अगला प्रश्न अब देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कौन सी रचना महादेवी की नहीं है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है डी नंबर है, क्या भूलूं क्या याद करूं, ये महादेवी की नहीं है, ये किसकी है, बच्चन जी की रचना है। और फ्रेंड्स बताना चाहूंगी कि बच्चन जी को हालावाद का प्रवर्तक और हिंदी का वायरन भी कहा जाता है। ठीक है, अब आपको बताना है कमेंट करके कि अतीत के चलचित्र, मेरा परिवार, स्मृति की रेखाएं, महादेवी की कृतियां किन विधाओं की श्रेणी में आती है। ठीक है, प्लीज जरूर बताइएगा कमेंट करके। अगला प्रश्न है इनमें से आधुनिक काल के कवि हैं, तो कौन है जो आधुनिक काल के कवि हैं, तो रघुवीर सहाय हैं। आपको पता है कि ये भक्तिकालीन कवि हैं तुलसीदास जी, ये रीतकालीन कवि हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कौन सा कवि प्रियप्रवास का रचयिता है, तो उसका करेक्ट ऑप्शन ए सही है, हरिऔध जी हैं। नेक्स्ट प्रश्न आता है कौन सी रचना हरिवंश राय बच्चन की है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन डी सही है, ये सभी रचनाएं हरिवंश राय बच्चन की ही हैं। अगला प्रश्न है संस्कृत के 4 अध्याय किसकी कृति है, तो करेक्ट ऑप्शन है ये दिनकर जी की है। नेक्स्ट प्रश्न आता है राम की शक्ति पूजा नामक कविता के रचयिता का नाम बताना है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ए नंबर सही, निराला जी हैं राम की शक्ति पूजा के रचयिता। यह 1936 में प्रकाशित हुई है और यह अनामिका में संकलित है। अगला प्रश्न है संसद से सड़क तक किसकी कृति है, तो इसका जो राइट आंसर है वो धूमिल की है। फ्रेंड्स बताना चाहूंगी धूमिल जो है समकालीन कवियों की श्रेणी में आते हैं। अगला प्रश्न है
मैं उस जनपद का कवि हूँ, किसकी कृति है? ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है वो त्रिलोचन का है। ये 1981 में प्रकाशित हुआ है। मैं उस जनपद का कवि हूँ, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रचना है। तो इसका राइट आंसर बी हमारा सही है। मैं उस जनपद का कवि मैंने बता दिया कि 1981 में प्रकाशित हुआ है। आज मैंने फ्रेंड्स यहाँ 50 क्वेश्चन ही लिए हैं। आशा करती हूँ कि ये सभी प्रश्न आपके आगामी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। प्लीज आप वीडियो को लाइक करना और कमेंट करना ना भूलें। वीडियो के साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।